जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों साथियों मैं गोविंद कुमार, जनपद देवरिया से। साथियों, आज मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और उनके पर्सनल सेक्रेटरी नानक चंद रत्तू साहब के बीच में बहुत सारे जो घटनाक्रम हुए, बहुत सारे जो वार्तालाप हुई, उस बारे में मैं बताना चाहता हूं। एक्चुअल में बहुत सारे कुछ अनछुए पहल बाबा साहब से संबंधित और अन्य महापुरुषों से संबंधित हमें हमारे पिताजी ने बताने का काम किया था। जब मैं वो सुना तो मुझे एक ये स्टोरी जो आप लोगों से मैं बताने जा रहा हूँ, वो मुझे बहुत प्रभावित की। इसलिए मैंने आज सोचा है कि उस स्टोरी के बारे में आप लोगों से चर्चा करूं। सम्मानित साथियों, एक समय मेरे पिताजी ने, जब वो अस्वस्थ हो रहे थे और मैं उनसे बातचीत कर रहा था, उनके पास बैठा था, तो ये स्टोरी सुनाया और बताया। कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक बार एक कार्यक्रम नागपुर में लगाने का काम किए थे और उस समय उनके पर्सनल सेक्रेटरी नानक चंद रत्तू साहब छुट्टी पे अपने घर गए हुए थे। साथियों, उस समय ये मोबाइल फोन का जमाना नहीं था, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक बहुत विशेष कार्यक्रम की जानकारी खत के माध्यम से, अर्थात लेटर के माध्यम से, अपने पर्सनल सेक्रेटरी जो नानक चंद रत्तू साहब थे, उनको पोस्टकार्ड के माध्यम से एक सूचना भेजा और कहा कि नानक चंद रत्तू जी, नागपुर में मैंने एक कार्यक्रम लगाया है जो बहुजनों के हित और कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आप हो सके तो अपने घर से जल्द आकर के उस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करिए। लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ा दुख था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। ज्यों ये पोस्टकार्ड नानक चंद रत्तू साहब के घर पहुंचता है, पता ये चलता है कि नानक चंद रत्तू साहब का लड़का एक्सपायर कर गया रहता है। और नानक चंद रत्तू साहब जो ये पोस्टकार्ड पाते हैं, कहते हैं कि अब तो हमें बाबा साहब का पोस्टकार्ड मिला है, वहां जाना बहुत आवश्यक है और मैं बाबा साहब के कार्यक्रम के लिए, उसको सफल बनाने के लिए, क्योंकि वो बहुजनों के हित और कल्याण का कार्यक्रम है, इसलिए मैं अब उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जाना चाहता हूं। साथियों, उनके घर वाले, उनके रिश्तेदार, उनके नातेदार, उनके सगे संबंधियों ने उनसे कहा कि नानक चंद रत्तू साहब, अभी आप आए हैं, आपके घर अभी घटना हुए ज्यादा देर भी नहीं हुआ और आप कह रहे हैं कि इस बीच में आपको कार्यक्रम में जाना है। अरे, पहले ये जो कार्यक्रम है अपने यहाँ, इस कार्यक्रम को बिता लीजिए, उसके बाद जाइए। लेकिन नानक चंद रत्तू साहब ने किसी भी अपने सगे संबंधी की बात नहीं मानी और आग्रह पूर्वक कहते हुए उस बात को, उनके आग्रह को टाल दिए और उन लोगों से कहा कि चूंकि ये बाबा साहब ने सोच समझ के लेटर लिखा है, मेरी बहुत आवश्यकता है और ये समाज के लिए है, इसलिए आप लोग हमें जाने दीजिए। अंततः नानक चंद रत्तू साहब ने किसी की बात नहीं मानी और उनके सगे संबंधियों ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। ज्यों नानक चंद रत्तू साहब आए और कार्यक्रम को नागपुर में बहुत ही बेहतरी से, बहुत ही अच्छे तरीके से सफल बनाने का काम किया, मेहनत किया, लगन के साथ काम किया। और जब कार्यक्रम समाप्त हो गया, बाबा साहब ने कहा कि अब कार्यक्रम आपने बहुत अच्छा कराया, आपने बहुत मेहनत किया, इसके लिए आपको आभार व्यक्त करता हूं, अब आप हमारे साथ चलिए। लेकिन बाबा साहब को दूसरी घटना के बारे में नहीं मालूम थी। नानक चंद रत्तू साहब ने कहा, बाबा साहब, मेरा बेटा मर गया था, हमारे घर पे इस प्रकार के कार्यक्रम हैं, हमें जाना आवश्यक है, इसलिए मैं वापस जा रहा हूं। बाबा साहब ने आश्चर्य से नानक चंद रत्तू साहब के चेहरे को देखा और फौरन उनको इजाजत दे दिया। कहा, आपको बताना चाहिए था, यदि इस प्रकार की बात है तो आप नहीं भी आते तो ये कार्यक्रम हो जाते। बिना जानकारी में मैंने आपको यह खत के माध्यम से सूचना दिया था। तो नानक चंद रत्तू साहब ने कहा था, कोई बात नहीं बाबा साहब,
ये समाज के हित के लिए, समाज के कल्याण के लिए है। मैं जानता हूं कि बाबा साहब यदि हमें याद कर रहे हैं, बुला रहे हैं, तो ये जरूर निश्चित है, यदि उन्होंने आगाह किया है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, तो इस कार्यक्रम से बहुजनों का बड़ा भला होना है। सम्मानित साथियों, इस घटना को सुन करके बाबा साहब भावुक हो गए और फिर अपने गंतव्य को चले गए। कुछ दिनों की बाद की बात है, बाबा साहब जब अंतिम दौर चल रहा था, जब वो बीमार चल रहे थे, अपने परिनिर्वाण के लगभग 6 महीने पहले नानक चंद रत्तू साहब उनके पास बैठे थे और काफी तबीयत खराब हो गई थी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की, और गहन विचार कर रहे थे, सोच रहे थे। नानक चंद रत्तू साहब, बाबा साहब के पैर में बहुत दर्द हो रहा था, उसको दबा रहे थे। अकस्मात पैर दबाते दबाते नानक चंद रत्तू साहब बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगे। इस तरह देख करके नानक चंद रत्तू साहब को बाबा साहब अम्बेडकर तुरंत चौंक गए और कहे कि क्या हुआ मेरे भाई रत्तू, आप इतने जोर जोर से क्यों रो रहे हैं? फफक फफक के नानक चंद रत्तू साहब रो रहे थे। नानक चंद रत्तू साहब ने कहा कि कुछ नहीं बाबा साहब, कोई बात नहीं है। पुनः बाबा साहब ने कहा कि आप इतना ज्यादा रो रहे हैं, क्या घटना हो गई? कौन सी ऐसी बात, कौन सी ऐसी आफत आ पड़ी कि आप इस तरह रो रहे हैं? आप हमें बताएं, कोई समस्या है तो उसका समाधान निकाला जाएगा। लेकिन बाबा साहब को क्या पता था कि नानक रत्तू चंद साहब की समस्या क्या थी। साथियों, नानक चंद रत्तू साहब ने बाबा साहब से कहा कि बाबा साहब, मैं इसलिए रो रहा हूं कि आपका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बाबा साहब, आप बहुत ज्यादा दिनों तक अब हम लोगों का साथ नहीं दे पाएंगे। आप अब इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। मैं इसलिए परेशान हूं, इसलिए रो रहा हूं बाबा साहब, कि मैं सोच रहा हूं कि पूरे देश में बहुजनों के एकमात्र बाबा साहब आप ही लीडर हैं, और जब आप हम लोगों के बीच में नहीं होंगे तो भारत के बहुजनों का क्या होगा? कैसे उनके जीवन कैसे संवरेंगे? कैसे उनके भविष्य का निर्माण होगा? कैसे बहुजनों में खुशहाली बहाल होगी? इस बात की चिंता मुझे सताए जा रही है। मुझे भारत में दूसरा कोई लीडर नहीं दिखाई देता बाबा साहब, इसलिए इसी कष्ट से मैं रो रहा हूं बाबा साहब कि आपके चले जाने के बाद बहुजनों का इस देश में क्या होगा। साथियों, इस बात को सुन के बाबा साहब भावुक हो जाते हैं और नानक चंद रत्तू साहब के कंधे पे हाथ फेरते हुए कहते हैं कि मेरे भाई नानक चंद रत्तू, घबराओ मत, चिंता मत करो, बिल्कुल मत रो। मैं रहूं या न रहूं, मैंने इस देश को, इस बहुजन समाज के लोगों को बहुत ही बेहतर और एक सुंदर संविधान देने का काम किया है। जब तक संविधान जीवित रहेगा, समझना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तब तक जीवित है, और जब तक संविधान जीवित रहेगा, जब तक डॉक्टर अंबेडकर जीवित रहेगा, देश के दलितों, शोषितों, वंचितों का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। साथियों, ऐसी मार्मिक घटना को जब मेरे पिताजी ने सुनाया तो आज के समय में प्रासंगिकता इसलिए और ज्यादा बढ़ गई कि मैंने देखा है ये दौर, जिस दौर में हम जी रहे हैं, 2014 से लेकर के 2024 का ये दौर है। मैंने देखा कि ये इसमें जो मैंने देखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, वो अपने फैसले सुनाते थे और आम जनसाधारण से कोई मतलब नहीं रखते थे। उनकी जीवन शैली थी कि वो कोर्ट में जाकर के अपने कार्य को अंजाम दे करके और अपने निवास चले जाते थे, अपने आवास को चले जाते थे। लेकिन ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी, ऐसी क्या आफत आ पड़ी कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट के जजों को सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मजबूर होके यह कहना पड़ा कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि देश का संविधान खतरे में है। साथियों, यदि इस देश के संविधान को बचाना चाहते हो, यदि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जीवित देखना चाहते हो,
जैसा कि बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि यदि इस देश में संविधान जीवित रहेगा तो समझो डॉक्टर अंबेडकर जिंदा है, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन आज देश का संविधान जीवित नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे लग रहा है आज देश का संविधान छिन जाएगा और बाबा साहब भी हम लोगों से छिन जाएंगे। यदि साथियों ऐसा क्यों ऐसा अवसर आया कि देश सुप्रीम कोर्ट के जजों को कहना पड़ा ये बात। और सम्मानित साथियों, इस बात से आगाह करना चाहता हूं आप लोगों को कि इस देश का संविधान नहीं रहा तो समझो डॉक्टर अंबेडकर जीवित नहीं है, और यदि डॉक्टर जीवित अंबेडकर नहीं रहे, इस देश का संविधान नहीं रहा, तो हमारा आपका भला होने वाला नहीं है। इसलिए सम्मानित साथियों, आपका यह कर्तव्य बनता है कि भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए, भारत के संविधान को बचाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को हजारों हजारों लाखों लाखों साल तक जीवित रखने के लिए देश के संविधान को बचाना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। और यह जिम्मेदारी तभी पूरी हो सकती है जब भारत में जन जागृति करके और प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का किसी जाति धर्म मजहब वर्ण का व्यक्ति हो, उसको संविधान के प्रति उसमें आस्था उत्पन्न कराएंगे, उस संविधान के बारे में उसे परिचित कराएंगे। ये आपकी लाइबिलिटीज है, ये आपकी जिम्मेदारी है। बहुजन समाज के बुद्धिजीवियों की ये ज्यादातर जिम्मेदारी है कि भारतीय संविधान के बारे में एक एक व्यक्ति को उसके प्रति ट्रस्ट पैदा करें, ट्रस्ट हासिल करें, तब जाके संविधान को आप बचा पाएंगे। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि किसी देश का संविधान कितना भी बेहतर क्यों ना हो, यदि उस संविधान को लागू करने वालों की नीयत यदि ठीक नहीं है तो वो संविधान अंततः बुरा साबित होगा। ऐ मेरे साथियों, आज जो देश में हुक्मरान है, जो देश में शासक है, उनकी नीयत जो है वो संविधान के प्रति अच्छी नहीं है, उनकी नीयत ठीक नहीं है, और वही इस संविधान को लागू करने वाले लोग हैं। निश्चित रूप से यदि नीयत ठीक नहीं है तो उनको उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए और संविधान को सुरक्षित रखने के लिए आम जनमानस में जन जागृति के आधार पे आपको संविधान को प्रत्येक व्यक्ति, भारत का जो प्रत्येक नागरिक है, उस तक पहुंचाना होगा। तभी जाकर के बहुजनों में तथा अन्य भारत के लोगों में संविधान के प्रति ट्रस्ट हासिल होगा। और ज्यों आम जनमानस में संविधान के प्रति ट्रस्ट हासिल होगा तो हुक्मरान चाहे जो भी हो, शासक चाहे जो भी हो, संविधान से छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं करेगा साथियों। इसलिए यह जिम्मेदारी और ज्यादा हम लोगों की बढ़ जाती है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस बारे में आगाह करने का काम किया था। मुझे ऐसा विश्वास है साथियों कि आप सब मिलकर के बहुजन समाज के बुद्धिजीवी आम जनता में जन जागृति पैदा करेंगे और संविधान के प्रति ट्रस्ट हासिल करेंगे, संविधान की व्यवस्था को सुरक्षित रखने का काम करेंगे। इस आशा अभिलाषा के साथ आप सभी साथियों को पुनः एक बार गोविंद कुमार का जय भीम, जय भारत।